हेलो बच्चों, जय हिंद। विषयांक 12 यानी कि हमारा 12वां इकाई रानी, उसका दूसरा भाग यहाँ से हम शुरू करेंगे। लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का पालतू नेवला, जिसका नाम है निक्की, जो रानी की पूंछ से झूलता रहता था, और उसकी कुतिया रोजी गर्दन पर चढ़ती थी, गिरती थी, और सब उसकी पीठ पर गर्व से बैठते थे कि मानो मयूर सिंहासन पर बैठे हुए हों। इतने गर्व से वह रानी की पीठ पर बैठकर घूमते थे। रानी सबकी शक्ति और दुर्बलता को जानती थी, और उसके नंगे पीठ पर उसके अयाल पकड़कर बैठने वाले को वह अपनी दुल की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी, क्योंकि वह भी बच्चों की इन प्रवृत्तियों से परिचित थे। परंतु एक बार की बात कि उसके पेट पर एक बार बैठ जाने से भाई ने अपने हाथ में रखी हुई पतली संटी उसके पैरों में मार दी। महादेवी रानी के पेट पर बैठी हुई थी, और उसके भाई के हाथ में एक पतली सी संटी थी, जो उसने रानी के पैर में मार दी। चोट लगने की तो कोई संभावना थी ही नहीं, परंतु इस प्रहार से न जाने उसका स्वाभिमान आहत हुआ हो, कोई दुखद स्मृति उभर आई हो, और वह ऐसे वेग से भागने लगी कि मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़कर बांध रखने का संकल्प कर लिए हो उसने, और वह बड़े तेज गति से भागने लगी। महादेवी उसके पेट पर बैठी हुई थी अयाल को पकड़कर, और रानी बड़ी तेज गति से भागने लगी। लेखिका कहती है कि कुछ दूर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोले पर संभालना, परंतु गिरना तो निश्चित था। कुछ समय संभाल कर रखा, पर गिरना तो निश्चित था। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई, और इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई कि जैसे पश्चाताप की प्रतिमा हो। उसे पश्चाताप हुआ। महादेवी रानी के पीठ पर से गिर गई। उसके साथ ही वह वर्तमान में लौट आई, जो उसे कुछ दुखद स्मृति हुई थी, मानो उसे स्वाभिमान पर कोई घाव हुआ था। वह सब भूलकर वर्तमान में लौट आई। पर कुछ दिन बाद साथियों की चीख पुकार से सब दौड़ तो आए, पर कुछ दिनों तक महादेवी को बिछाने पर पड़ा रहना पड़ा। पर जब स्वच्छ होकर रानी के पास गई, तो वह ऐसी करुण और पश्चाताप भरी दृष्टि से, लेखिका कहती है कि मुझे देखकर ही निनाने लगे कि मेरे आंसू आ गए। पशु इस तरह पश्चाताप करते हैं। वह किसी के साथ रिश्ता रखते हैं तो वह स्वार्थ का नहीं, पर निश्चल प्रेम का होता है। महादेवी कहती है कि मैंने उसे देखा तो मेरी आंख में आंसू आ गए, क्योंकि मानव वर्तमान समय में आपस में किसी के साथ रिश्ता जोड़ता है तो वह स्वार्थ का रिश्ता होता है, और जैसे ही स्वार्थ समाप्त हो तो उसका संबंध या रिश्ता भी खत्म हो जाता है। पर पशु पक्षी ही एक ऐसे रिश्तेदार बन जाते हैं कि वह अपने मालिक के साथ स्वार्थ से नहीं, वफादारी से जुड़ते हैं। इतनी दौड़धाम में इंसान मानव से संबंध तो निभा नहीं सकता, पर अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, और इस अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी न किसी पालतू पशु पक्षियों का वह सहारा लेता है, और वह पालतू पशु पक्षी भी अपने मालिक से इतनी वफादारी निभाते हैं कि वह उसके सुख दुख में पूरी तरह से शामिल हो जाते हैं।
यहाँ तक कि कई पालतू पशु पक्षी अपने मालिक से इतनी वफादारी निभाते हैं कि वह अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। यहाँ पर भी महादेवी के यहाँ रहने वाली यह रानी एक दिन इसी तरह उसके परिवार की प्रिय बन जाती है कि एक बार पाय के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे थे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा आभूषण खरीदते थे या घर में आता था तो हम सब उसे पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते थे। सुंदर छोटे छोटे शेरमुंह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने के लिए चला गया। न जाने किस प्रेरणा से उसने अपने यह छोटे से दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरह पहना दिए। फिर हम सब खेलने में यह बात भूल गए कि कड़े रानी के कानों में पहनाए हैं। संध्या का समय हुआ। पाय के कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज शुरू हुई। कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला। पाय को भी याद नहीं था कि उसने वह कड़े रानी के कानों में पहनाए थे। रानी अपने कानों को खुरोदने लगी, हिनहिनाने लगी। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। रानी जो संकेत कर रही थी वह संकेत बाबूजी समझ गए और उसने आदेश दिया मिट्टी हटाने का। किसी ने कुछ गहरा खड्डा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर की हृदय में स्थान पा गई। महादेवी कहती है कि बाबूजी समझ गए कि रानी क्या कह रही थी और उस रानी के कानों के कड़े उतारकर किसी ने गड्ढा खोदकर उसमें डाल दिए थे। पर दंड किसी को नहीं दिया कि वह किसने किया था, परंतु रानी ने पाय के खोए हुए सोने के कड़े दिलवाकर सबकी हृदय में स्थान प्राप्त कर लिया। तो यह पालतू घोड़ी यानी रानी परिवार की प्रिय बन गई। दूसरी एक घटना ऐसी घटित हुई जिससे हमें सोचने पर विवश कर देती है कि बच्चों के दिमाग में जो बात हम डालते हैं वह उसे सही मान लेते हैं। यह विचित्रता का स्मरण लेखिका कहती है कि हमारे दिमाग में आज भी इस तरह आता है तो हम काँप उठते हैं कि छोटी सी उम्र में हम जो भी बात बच्चों को कहते हैं वह उसे सही मान लेते हैं। इसलिए बड़ों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमें उसके प्रश्न का उत्तर मालूम नहीं, सुझाव पता नहीं, तो गलत बात बच्चों के दिमाग में नहीं डालनी चाहिए। उसका एक तादस दृष्टांत यहाँ पर लिया गया है कि एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहाँ था कहकर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय होकर हमें बता दिया कि यह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। बच्चों ने रामा से प्रश्न करके थका दिया कि यह छोटा सा जीव जो कितना सुंदर था तो अब तक कहाँ था। तो रामा ने थक कर उत्तर दे दिया कि वह तो रानी के पेट में दाना चारा खा रहा था और सो रहा था। तो भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है? यानी कि रानी के पेट में और भी ऐसे छोटे से बच्चे घोड़े हैं? तो रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। उसने हाँ कह दिया। अब प्रश्न था बच्चों की जिज्ञासा कि छोटे से बच्चे घोड़े को देखकर सब खुश हुए।
और प्रश्न भी कर दिया कि और भी है, यानी कि रानी के पेट में और भी ऐसे छोटे से जीव है। तो रामा ने हाँ कहा। अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित भी कि ये छोटे से जीव कोई काम दाम नहीं करते और हमको पेट पर बिठाकर दौड़ने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं। छोटे से बच्चों के दिमाग में जो बात डाली गई कि और भी ऐसे जीव रानी के पेट में चारा दाना खाकर सो रहे हैं, तो बच्चे क्रोधित हुए कि कोई काम दाम नहीं करते और हमें पीठ पर बिठाकर दौड़ने वाली रानी का दाना चारा भी खा जाते हैं। भाई ने कहा कि रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल लें, तब बच्चे घोड़ों पर वे छोटी बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। भाई ने यह प्रस्ताव रखा कि एक बच्चा घोड़ा है और दूसरा हम रानी का पेट काटकर उनमें से निकाल लें और दोनों बच्चे घोड़े पर दोनों बहन रहेंगी। और भाई ने प्रस्ताव रखा था कि रानी मेरी सेवा में रहेगी। प्रस्ताव मुझे भी उचित लगा क्योंकि सब बच्चे ही थे। इस प्रस्ताव पर विचार करने की बजाय उसे अमल में रखना ही बच्चों के लिए उचित माना गया। एक दिन दोपहर के समय माँ के शाक काटने का चाकू भाई ले आया और तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया, यानी कि सब लोग तैयार हुए रानी का पेट काटने के लिए। पर एक समस्या और भी हमारे ध्यान पर आई। हम आपस में सोचने लगे कि आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे। काटकर बच्चे घोड़े को निकालने के बाद हमें रानी का पेट सीना तो पड़ेगा, तो हम उसे जोड़ेंगे कैसे, यह प्रश्न हमारे सामने आ गया। माँ की महीन सी सुई से तो सीना संभव नहीं था कि छोटी सी सुई माँ के पास थी, उससे तो हम रानी का पेट सी नहीं सकते थे। टाट सीने का बड़ा सूजा रामा अपनी कोठरी में रखता था, जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी। रामा की कोठरी में बड़ा सूजा था, पर वहाँ तक तो हम पहुँच नहीं पाते थे। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्वशेषु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमें न अपना क्रोध स्मरण रहा और न प्रस्ताव। पर कुछ दिन बाद जब यह छोटा सा बच्चा घोड़ा दौड़ने लगा, तो यह बात हमारे दिमाग से निकल गई। तो यह ताज रानी रेखा चित्र महादेवी वर्मा का, जिसमें बच्चों की बात, पालतू पशु पक्षी की बात बताई गई है। परिवार का एक सदस्य मानकर बच्चे किस तरह उसका साथ निभाते हैं, किस तरह उससे खेलते रहते हैं, और यह एक परिवार का सदस्य जो निस्वार्थ भाव से अपने मालिक के साथ जुड़ते रहते हैं। तो यह पालतू घोड़ी जिसका नाम था ताज रानी, जिसके साथ बिताई हुई अपनी स्मृति को महादेवी वर्मा ने इस रेखा चित्र में अंकित किया है। अब शब्दार्थ और टिप्पणी, जिसमें दिए हुए शब्द मुहावरे अपनी नोंद पोथी में लिखकर पूरे स्वाध्याय को लिखना है। पाठ्य पुस्तक में दिए हुए इन कठिन शब्दों को समझना है। इस तरह 9वीं कक्षा का यह हमारा 12वां विषयांक पूर्ण होता है। आगे की पढ़ाई हम पूरी तरह से अपने पाठशाला में पढ़े, ऐसी शुभकामना व्यक्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।